मोदी जी आप बस्तर आ रहे हैं तो वहां के नगर नाटी प्लांट को नहीं बिकने दूंगा, ये घोषणा करें। साथ ही बस्तर व छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का आरक्षण बिल राजभवन में लंबित है, उसे भी पास कराने की घोषणा करें। इसके साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ ही हसदेव का जंगल की कटाई शुरू कर दी, उसे भी रोकने की घोषणा करें। कब तक आप आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे? हिम्मत है तो आज बस्तर में घोषणा करके जाएं। मोदी ने जब घोटालेबाजों का रास्ता रोका, जब बिचौलियों की कमाई बंद की, तब से इनका पारा 7वां आसमान पर पहुंच गया है। ये मोदी के साथ बढ़ के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। 500 साल बाद ये सपना पूरा हुआ तो इसकी सबसे अधिक खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे को लेकर। इस दौरे का इंतजार इसलिए था क्योंकि उनके दौरे के पहले लगातार बयानबाजियों से सियासत गर्म थी और उम्मीद की जा रही थी कि जब मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा होगा तो इन सब सवालों के जवाब वो देंगे, किस तरीके का उनका प्रहार होगा, क्या क्या मुद्दे वो अपनी बातों में सामने रखेंगे। तो उन्हीं सब बातों का अब खुलासा हो चुका है। मोदी ने विजय शंखनाद रैली के जरिए शंखनाद छत्तीसगढ़ से कर दिया है। प्रथम चरण में बस्तर के चुनाव में उनकी सभा ने नया जोश भरा है। तो मोदी की ये हुंकार और मोदी का ये प्रहार किस तरीके से सियासत पर असर डालने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश गोड़मोड़े जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक नजरिया हमारे साथ रखेंगे अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज बस्तर में मोदी की सभा थी और उस सभा के जरिए जो बातें सामने आई हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो राम और दूसरा मोदी का काम। इन दोनों को लेकर मैदान में है बीजेपी। अब क्या होगा छत्तीसगढ़ में, जान लेते हैं एक एक करके प्रवक्ताओं की राय। तो सबसे पहले उमेश जी की ओर रुख करते हैं। उमेश जी, कुछ लोग लाठियों से मारना चाह रहे थे, सर फोड़ना चाह रहे थे। आज मोदी ने 2 चीज बताई, एक तो राम और काम। क्या इसके आधार पर
जो कांग्रेस के मंसूबे थे लाठी डंडे चलाने के, कहावतों के जरिए ही सही, क्या उसे असफल कर पाएगी बीजेपी? उमेश जी। देखिए कांग्रेस की जो भी मंशा हो मुझको लगता है कि पूरे देश के अंदर में और छत्तीसगढ़ के अंदर में हार के पूर्वाभास से कांग्रेस के तमाम नेता पहले ही भयभीत हैं और कहीं ना कहीं इनको हार का पूर्वाभास हो चुका है। कांग्रेस के नेताओं को इस बात का एहसास हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के अंदर में कांग्रेस की पराजय तय है। और जिस प्रकार से देश के अंदर में 2014 से लगातार देश की जनता ने कांग्रेस को नकारने का काम किया, कांग्रेस को विपक्ष के लायक नहीं छोड़ा, 2023 के अंदर में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अन्याय करने वाली कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाने का काम किया और कांग्रेस को यहां पर नकारने का काम किया, सत्ता से बाहर करने का काम किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इतने आवेश में आ जाएं, आप इतने गुस्से में आ जाएं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लाठी डंडा उठाने की बात करें, उनका सर फोड़ने जैसी बात निकल करके आए। तो इन तमाम चीजों को देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है। ये खींच है कांग्रेस की और मुझको लगता है कि उसी का जवाब आज मिला है। यूं तो लगातार 2014 और फिर गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, कई उनके खिलाफ इस प्रकार के बयान दिए गए, लेकिन जितने बार उनके साथ इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग किया गया वो तमाम अपशब्द अंततः गहना साबित हुए और जितना उनके खिलाफ अपशब्द बोला गया उतना उनके प्रति जनता का आशीर्वाद प्यार बढ़ता गया। तो कांग्रेस को यह समझने की आवश्यकता है कि हिंसा से वोट नहीं मिलते हैं, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है। और मुझको लगता है कि जनता का विश्वास जीतने में कांग्रेस कहीं ना कहीं लगातार विफल रही है। और कांग्रेस के नेता पहले भी कह चुके हैं, कांग्रेस के नेता आपस में नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस के अंदर में आपस में घमासान मचा हुआ है और तमाम तरह की स्थितियां हैं। इन तमाम विषयों का कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कांग्रेस के नेताओं की तरफ से हार के पूर्वाभास से देखने मिल रहा है और उसी का नतीजा है कि इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देखने मिल रही है। आज जो बस्तर के अंदर में जो जन सैलाब उमड़ा है, जो जनता आज मोदी जी के सभा में एकत्रित हुई है और जो संदेश पूरे छत्तीसगढ़ में गया है, वह भी मुझको लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट का एक कारण है। जी ठीक है, चलिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हैं। शिल्पा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। आपने सुना बीजेपी की ओर से मोदी जी ने क्या कहा, फिर उमेश जी ने क्या कहा, और अब इन पूरे बयानों के जरिए कटघरे में खड़ी है कांग्रेस। और कांग्रेस से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती है या अपना पैर कुल्हाड़ी में मारती है। हम देख चुके हैं 2014 में, 2019 में कांग्रेस के बयानों की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ, मोदी उसे अपनी ओर ले लेते हैं। अब ये जो लाठी वाला बयान है उसे मोदी ने घुमा के जो पेश किया, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का सेंटिमेंटल बन रहा है, कांग्रेस को नुकसान होगा। क्या कहेंगे अब इस तरीके के बयानों के बाद? मोदी जी ने जवाब दे दिया है। मोहन जी नमस्कार। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बस्तर की पावन धरा पर आए थे, तो छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता, जो आदिवासी भाई बहन हैं हम लोगों के, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, अपने नैतिक दायित्वों को पूरा करते हुए वो बस्तर की जनता के बारे में कुछ बात करेंगे, परंतु उन्होंने उनके हक अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी बात नहीं की। पूरे भाषण में आप देख लीजिए, किसी प्रकार की भी रक्षा की बात नहीं की है और उन्होंने ये नहीं बताया है कि आगे आने वाले शासन में उनका क्या प्रारूप होगा। तो जनता समझती है कि किस प्रकार से बस्तर में इस्पात संयंत्र जो है उसका स्थानीय लोगों का भर्ती नहीं कराया जा रहा है, उसका निजीकरण किया जा रहा है। नगरनार इस्पात संयंत्र का निजीकरण के बारे में मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दी। मोदी जी की गारंटी जो है वो महंगाई पर कुछ नहीं बोलते हैं, महंगाई पर तो चुप हो जाते हैं, मौन रह जाते हैं। तो बस्तर की जनता मूल समस्याओं से जो पीड़ित है, हसदेव में भी आदिवासी क्षेत्र है, वहां के जंगलों की जिस प्रकार से अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो मोदी जी उस पर मौन है।
बस्तर की जनता समझ रही है कि उनके हक अधिकार की बात वो करते नहीं है। आरक्षण की बात कर लीजिए, जो राजभवन में लंबित है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, लंबित राजभवन में आरक्षण का मामला है, उस पर मोदी जी ने कोई गारंटी नहीं दी है। तो ये गारंटी किस बात की देते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सिर्फ झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं, झूठ बोलने की गारंटी दी जाती है। तो गारंटी नहीं, ये धोखे की गारंटी होती है। बात कर रहे थे लाठी और जिस तरीके के मुहावरे का शब्द प्रयोग किया जाता है, अरे ये जब संस्कृति छत्तीसगढ़ के मुहावरों को जानते नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से बात करते हैं छत्तीसगढ़ को बचाने, सजाने, संवारने की? इनको तो आता ही नहीं है। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मोहन जी, क्योंकि ये बस्तर को बचाने और बेचने की लड़ाई है। देवांगन जी समझ रही है शिल्पा जी, लेकिन जो बातें आ रही हैं मोदी जी की ओर से, उसका जवाब आप लोग को नहीं, आप लोग की ओर से नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई राम विरोधी हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर मेरा प्रहार है और आपकी कोशिश भ्रष्टाचारियों को बचाने की है। इस तरीके के सवाल भी तो जायज है। देखिए, धर्म जो है, राम भगवान राम लला जो है वो सभी के हैं, और धार्मिक जो आस्थाएं होती हैं वो सभी की पर्सनल आस्थाएं होती है। तो किसी मंदिर में जाने के लिए किसी को विशेष निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। मैं भी मंदिर जाती हूँ, आप भी जाते हैं, हमारे सभी भाई हमारे दर्शक भी मंदिर जाते हैं, तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात तो। और धर्म के नाम पर जो ये लोग झूठ बोलते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने की और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, आज जनता समझ गई है, आज जनता देख रही है किस प्रकार से ये धर्म के ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, लाठी वाली बात का मैंने जवाब आपको दे दिया है। तीसरी बात भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार में तो जनता देख ही रही है। मोदी के वॉशिंग पाउडर में और मोदी की भाजपा की मशीन में किस तरीके से कई भ्रष्टाचारी धुल कर पाक साफ हो गए हैं। इन्होंने जिन पर आरोप लगाए थे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, चाहे वो हेमंत विश्वकर्मा हो, चाहे अजित पवार हो, वो इनकी वॉशिंग मशीन भ्रष्टाचार से विमुक्त हो गए। इसका जवाब वो नहीं देते, तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का कार्य किसने किया? ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी की पहले प्रतिक्रिया लेते हैं। बस्तर काफी कठिन सीट, पिछली बार लहर में भी हार मिली थी, लेकिन अब मोदी जीतने के लिए बस्तर पहुंचे हुए हैं। उनके इस दौरे को कैसे देखते हैं आप? क्या वहां आने से कुछ एनर्जी मिलेगी? बस्तर सीट फिर से जीत पाएगी बीजेपी? बिल्कुल मोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस्तर दौरा हुआ और उसी के साथ ही नई राजनीतिक तरंगे विवादों की पैदा हो गई है और ये दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से हमले हो रहे हैं। इसमें कोई 19 है, कोई 20 है। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, ये उनका दौर चल रहा है। मोदी ब्रांड चल रहा है, मोदी ब्रांड हो चुके हैं, मोदी की गारंटी चल रही है। और ये वैसे ही हाल है कि जब इंदिरा गांधी और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी दौर था, उन्होंने भी 13 साल 15 साल तक राज किया इस देश में। तब वो एक हीरो की तरह थे, वो एक आइडल पर्सन थे, वो एक आइडल नेता थे, प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा गांधी भी। लेकिन अब समय बदला है और समय के हिसाब से कांग्रेस नहीं बदली, इसलिए नरेंद्र मोदी की गारंटी और नरेंद्र मोदी का ब्रांड अब इस देश में 15, 16, 10, 12 सालों से जारी है और अगले 5 साल भी हो सकता है उनको ही मिलेंगे, जितना हम माहौल देश में देख रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस ने अपना जो सुनहरा अतीत था, जो 440 सीटें थी, वो 40 पर क्यों आ गई है? ये चिंता करने की बात है। और ये चिंता करने की बात क्यों है? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति भी है। आपने कितनी ऐसे नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतार दिया जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। क्या शिल्पी जी जैसी कोई यंग नेत्री टिकट नहीं दे सकती थी पार्टी? यंग चेहरों को पार्टी सामने ला सकती थी, नए मुद्दे लेकर के आ सकती थी। राम मंदिर के स्टैंड पर पूरा देश आश्चर्यचकित है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड था राम मंदिर के मुद्दे पर। तो ये यदि ये कांग्रेस दावा करती है कि हमने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाया, तो उसे राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी खड़ा होना चाहिए था। तब ये विकास की बात कर रही है, शांति की बात कर रही है। बस्तर में नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। दोनों राजनीतिक दलों ने उसको डिबेट से गायब कर रखा है, क्योंकि क्यों नहीं खत्म हो रहा है नक्सलवाद। आप दोनों के शासन में छत्तीसगढ़ निर्माण हो, चाहे छत्तीसगढ़ के पहले की बातें हो, एक जिले में नक्सलवाद केंद्रित था, आज 17-18 जिलों में पहुंच गया है और दोनों ही राजनीतिक दल उसके खात्मे के, उसके प्लान के लिए कोई मुद्दा नहीं है इनके पास।
इनके पास डंडा मुद्दा है, इनके पास तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, जिसे जनता को कोई लेना देना नहीं है। तो जो व्यक्ति नीति, नियत, चेहरा और नेतृत्व, इसके मुद्दे पर बीजेपी आगे बनी हुई है। और मुझे लग रहा है कि इसीलिए छत्तीसगढ़ में बीजेपी पिछले 20 सालों से 9 से 10 सीटें जीत ले रही है, कांग्रेस 1 या 2 तक में। ठीक है, स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, इस पर भी आएंगे, लेकिन उमेश जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उमेश जी, भ्रष्टाचार को जिस तरीके से मोदी मुद्दा बनाने की बात कहते हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से हर प्रवक्ता ये बात कहता है कि भाई भ्रष्टाचारी तो हमारी पार्टी से आप लोग लेके जा रहे हैं, तो फिर भ्रष्टाचार मुद्दा कहां रहा? बचाने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेता बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लगातार इस बात को महसूस करते हैं कि बीते 5 वर्षों में चाहे गोबर घोटाला का विषय हो, शराब घोटाला का विषय हो, पीएससी घोटाला का विषय हो, कोयला घोटाला का विषय हो, रेत माफिया का विषय हो, भू माफिया का विषय हो, नाना प्रकार के माफिया का विषय हो, बीते 5 वर्षों में जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में फलने फूलने का काम हुआ, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में उनको संरक्षण देने का काम हुआ, उसकी परिणति ये रही कि कितने लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, कितने लोग रोज जमानत की अर्जी लगा रहे हैं, रोज जमानत की अर्जी खारिज हो रही है, कितने लोगों को जमानत की अर्जी लगाने पर न्यायालय की तरफ से फटकार लगाया जा रहा है। और कांग्रेस के नेता ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां से 1 रुपए भेजा जाता था, लोगों तक 15 पैसे पहुंचते थे, बाकी के पैसे कौन डकार जाता था, ये तमाम विषय कांग्रेस के नेताओं के दिलो दिमाग में, जहन में है। इसलिए भ्रष्टाचार के विषय पर कांग्रेस के नेताओं को बात करने का कहीं कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। अभी बहुत सारे सवाल मेरी बहन यहां पर उठा रही थी, शिल्पा जी, मैं शुरुआत करता हूं। इन्होंने बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के आदिवासी भाइयों और बहनों का जिक्र किया। उन्हीं आदिवासी भाइयों बहनों का जिक्र उन्होंने किया जिनके साथ 5 वर्षों तक छल करने का, उन्हें ठगने का पाप कांग्रेस की सरकार ने किया। आज जब कांग्रेस के नेता उस बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के अंदर में जाते हैं तो वहां के आदिवासी भाई बहन युवा पूछते हैं कि जो स्थानीय आरक्षण तृतीय वर्ग और चतुर्वर्ग कर्मचारी के रूप में वहां के युवाओं को सीधा अवसर प्राप्त होता था, उसको बंद करने का पाप कांग्रेस ने क्यों किया? इसका कहीं कोई जवाब कांग्रेस के किसी नेता के पास नहीं है। वहां पर जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं धर्मांतरण के विषय को जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार रहते नजरअंदाज किया गया, बस्तर को जलने तक छोड़ दिया गया, ये कांग्रेस के कृत्य है। इसका हिसाब जनता ने लिया है, आने वाले लोकसभा के अंदर में भी हिसाब लेंगे। अभी मेरी बहन यहां पर कह रही थी कि राम सबके हैं, निश्चित तौर पर सबके राम हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। और हम सभी जय श्री राम कहते हैं, राम जी को पूछते हैं, और छत्तीसगढ़ भगवान प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है। लेकिन मेरी बहन अभी कह रही थी कि उसके लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। एक बात का जवाब कांग्रेस के नेता मुझको दे दें, इस छत्तीसगढ़ की जनता, लगातार कांग्रेस के नेता जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो राम मंदिर न्यास का जो न्योता था उसको कांग्रेस ने अस्वीकार क्यों किया? और यदि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किया तो मेरी बहन यहां डिबेट में बैठ करके किस अधिकार से कह रही है कि राम सबके हैं? तो आप न्योता क्यों अस्वीकार करते हैं? इस सवाल का जवाब पूरे देश की जनता कांग्रेस से चाहती है और छत्तीसगढ़ की जनता भी कांग्रेस से पूछ रही है। अभी मेरी बहन आरक्षण की बात कर रही थी, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ता है। आज के शासनकाल में तमाम सवालों का जवाब देना होगा। बस्तर पे ही आ रहा हूं मैं, ये वही छत्तीसगढ़ है। आरक्षण पे बात कर रहे थे, सदन में क्वांटिफाइबल डाटा नहीं रखते हैं और यहां पर आरक्षण की राजनीति करने का काम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ठीक है, चलिए पूरा मौका मिलेगा। शिल्पा जी, कुछ इस तरीके के मुद्दों की बनावट बीजेपी ने कर दी है कि हो सकता है आप लोग स्थानीय मुद्दों पर, कुछ लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करना चाह रहे हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे इस तरीके से लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं जिसका जवाब नहीं है। ऐसे में पार्टी उन मुद्दों पर चुनाव केंद्रित करना चाहिए जो केंद्रित नहीं कर पा रही है। बस्तर में आप निजीकरण की बात कहते हैं, नगर नार की, लेकिन वो मुद्दा ही नहीं बन पा रहा है। तो ये कमजोरी है कि नहीं आप लोगों की?
देखिए मोहन जी, बस्तर की जनता तो समझ रही है, क्योंकि उम्मीद लगाकर बैठी थी। जब से 2006 से मनमोहन सरकार में नगरनार स्टील इस्पात संयंत्र बनना चालू हुआ था, तो अब बस्तर की जनता को स्थानीय भर्ती की उम्मीद थी, परंतु उस पर कोई गारंटी ही नहीं है। और इसके निजीकरण, इनको तो मतलब है इनके पूंजीपति मित्रों के हाथ में इस्पात संयंत्र भी देना है, हरे जंगल भी देना है, खनिज संसाधन भी देना है, उन्हीं का कर्ज माफ भी करना है। तो इस तरीके से आर्थिक असमानता, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, इनके पूंजीपति मित्र और अमीर होते जा रहे हैं। तो जनता क्या नहीं देख रही है क्या? जनता पीड़ित है इन सभी चीजों से। मेरे भाई बोल रहे थे भ्रष्टाचार, इनकी पूरे भ्रष्टाचार के वक्तव्य पे एक ही शब्द बोलूंगी, एक ही वाक्य बोलूंगी, जो कोयला भ्रष्टाचार के आप लोगों ने आरोपी ईडी के माध्यम से जताया था चिंतामणि महाराज को, आज आपने प्रत्याशी बना दिया। जनता नहीं देख रही है क्या कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपी को आपने, तो आप किस तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले तो आप। ठीक है, मोदी जी बड़ी बड़ी बात कहते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चिंतामणि, लेकिन प्रत्याशी हैं बीजेपी के, कांग्रेस से आए। जवाब ले लेंगे मोहन जी जी, चलिए चलिए बोलिए। देखिए, मुझको लगता है कि अरे जवाब सुन लीजिए। आ गया। अपराध को संरक्षण आप देते हैं, नक्सलवाद को संरक्षण आप देते हैं। भोजराज जी पे भी जवाब दे रहे हैं, दोनों पे जवाब सुन लीजिए। सुनिए फिर अनिल जी की ओर जाऊंगा। अरे भाई जवाब सुन लीजिए शिल्पा जी, सुनिए, बोलिए। देखिए, मुझको लगता है कि आदरणीय चिंतामणि महाराज जी ने इसका बहुत बेहतर और मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को देने का काम किया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और तमाम तरह के विषय कांग्रेस के लोग बता दें, वायनाड से लेकर के तमाम क्षेत्रों के अंदर में कितने ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस के हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप हैं, और कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो जमानत पर हैं। तो कांग्रेस पहले अपने अंदर में न्याय कर ले। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का विषय है, तो भाजपा के अपने अंदर में न्याय कर ले। सुन लीजिए ना, आप लोग तो न्याय की बहुत बात करते हैं, 5 वर्षों में लगातार न्याय पत्र आ गया उनका, तो न्याय बात करते हुए लगातार न्याय की बात करते हैं। और न्याय पत्र में क्या आया है? अरे भाई, न्याय पत्र व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करते, हम संपूर्ण वर्ग के न्याय की बात करते हैं। न्याय पत्र में दिख रहा है तुष्टीकरण। न्याय पत्र को जरा गंभीरता से शिल्पा जी पढ़िए। उसमें तमाम जो तस्वीरें लगी हैं, तमाम जो आपने नियम कंडिका डाली है, तमाम जो घोषणा वहां पर किए हैं, उसको देख के हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अंतर करना ही मुश्किल हो जा रहा है। कांग्रेस फिर तुष्टीकरण का जहर बोलने का प्रयास कर रही है, तो देश की जनता ये तुष्टीकरण की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में जनता ये विपक्ष को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप और विधानसभा चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप और बाद में बयानबाजी चेंज हो जाती है, इससे जनता समझ गई है। तो जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश जब आप ठीक है, चलिए अनिल जी की टिप्पणी लेते हैं। अनिल जी, क्या मुद्दे अब इस तरीके से केंद्रित हो गए हैं कि मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं और हर सीट में वही उम्मीदवार हैं, इसलिए घूम फिरकर मोदी पर ही वार होता है, मोदी ही जवाब देते हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो राजनीति है और विपक्ष की तरफ से जो जवाब आएंगे, सवाल आएंगे, उसका जवाब तो देने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है, प्रधानमंत्री मोदी को भी है, क्योंकि फिलहाल तो वो अभी देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और उन पर चुनाव जितवाने का एक दारोमदार भी उनके कंधों पर, इसलिए जवाब तो वो देंगे। मैं एक दूसरा बात कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद लोकसभा का परिदृश्य क्या रहा मोहन जी, आप भी जानते हैं। कांग्रेस 2 से 3-4 सीटें ज्यादा नहीं जीत पाती है जी। क्या कारण है इसके? क्या छत्तीसगढ़ की जनता क्यों उनका साथ नहीं दे रही है? इवन 2018 में भी जब कांग्रेस की सरकार विधानसभा बनी तो उसके पास मौका था कि वो इस नैरेटिव को खत्म करे कि कांग्रेस की लोकसभा सीटें से 7, 8, 9 क्यों नहीं हो पाती है, बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है उससे। उसकी सरकार थी 5 साल तक, इस तरह काम करना था, इस तरह विश्वास जीतना था कि आप जो है आज आपके पास 9 से 10 सीटें जीतने का एक दारोमदार होता। हालांकि चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उसमें कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो स्ट्रेटजी चाहिए, जो चेहरे चाहिए, जो पॉलिसी चाहिए, जो आपके लिए फाइटिंग ऑफ द लेफ्ट चाहिए, वो कहां कांग्रेस ला पा रही है। इसकी चिंतन और मनन करने की जरूरत है। अब चाहे तो आप मोदी की तरह मॉडल अपना लीजिए या मोदी के सामने एक नया मॉडल पेश कर दीजिए, लेकिन वो क्या मॉडल होगा?
वो जनता के बीच विश्वसनीय जब तक नहीं होगा तब तक आप 9 से 10 सीटें छत्तीसगढ़ 13 को आएंगे राहुल जी तो इसका जवाब देंगे, वो भी स्थानीय मुद्दों को कुछ उठाने की कोशिश करेंगे, उसका असर होगा क्या? बिल्कुल होगा। देखिए ऐसा नहीं है, राहुल गांधी ने आए थे और 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि जब उन्होंने आके जनता को कहा कि ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वो है कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसे लागू करेंगे, जनता ने उस पर भरोसा जताया। ये ठीक है कि बीजेपी के कर में ऐसे थे कि 15 साल के कर में ऐसे थे कि 2018 के चलते उनको नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी ऐसा नहीं है कि नहीं है। ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस 2 सीट क्यों जीतती लोकसभा चुनाव में, पूरी की पूरी क्लीन स्वीप बीजेपी कर लेती। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है आज भी मजबूत है, ग्रामीण स्तर पर आज भी उनके अपनी सीटें हैं। जांजगीर आप देखिए पूरा क्लीन स्वीप किया कांग्रेस ने, जबकि वो पिछड़ा वर्ग वोट बैंक इलाका है, वहां बीजेपी 1 सीट नहीं जीत पाई। तो कांग्रेस को निराश नहीं होना चाहिए कांग्रेस, लेकिन जरूरत यह है कि आपका जो वोटर है समय के हिसाब से जो मुद्दे हैं बीजेपी जिस तरह अटैक कर रही है उसका न्यायपरक जवाब आपको देना होगा जो जनता को भी पसंद आए और वो फिर वो वोट के तौर पर तब्दील हो, ताकि आप 440 सीटें, या हालांकि उमेश जी इसको शायद सपना कहेंगे, लेकिन बीजेपी कांग्रेस फिर उस चरण पर पहुंच सकती है, लेकिन उसे अपनी रणनीति पर बदलाव करना होगा। ठीक है शिल्पा जी, आप क्या सोचती हैं? प्रदेश के स्तर पर कई तरीके के हमले झेले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा अलग उठ रहा है, लीडरशिप थोड़ी कमजोर दिख रही है, बड़े नेता चुनाव में फंसे हुए हैं, संचालन स्तर पर भी कमी दिखती है। इन सब के बावजूद, झंझावतों के बावजूद कांग्रेस क्या यहां से निकल पाएगी, उभर पाएगी और पिछली बार के रिकॉर्ड को दोहरा पाएगी या उससे आगे बढ़ेगी, यानी 2 सीट से आगे बढ़ेगी? देखिए मोहन जी, फैक्ट बात यह है कि कांग्रेस बहुत पुरानी और अनुभवी पार्टी, अनुभवी मैं क्यों कह रही हूं, इससे सत्ता शासन चलाने का अनुभव है और ये अनुभव है बड़े नेताओं को, केंद्रीय और प्रादेशिक नेताओं को अनुभव है कि किस प्रकार से सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना है, अलग अलग समय में अलग अलग हालातों परिस्थितियों में किस प्रकार से समन्वय स्थापित करना है, ये कांग्रेस संगठन भली भांति जानती, कांग्रेस के नेता भली भांति जानते हैं। तो आज जनता भी समझ रही, कांग्रेस जनता के मुद्दों की लड़ाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे वोट की राजनीति नहीं कर रही है, धर्म की राजनीति नहीं कर रही, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, झूठ छेड़ की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। सत्य परेशान हो सकता है, परंतु एक न एक दिन आज के परिदृश्य में मैं यही बोलूंगी कि जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है और इस लोकसभा चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, बीजेपी से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि पिछली बार बीजेपी ने किया था, विधानसभा में जरूर कमजोर रही थी लेकिन लोकसभा में उभर कर सामने आई थी, कहीं पासा ना पलट जाए उमेश जी ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोगों का? नहीं मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है और हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रण प्राण से, पूरी गंभीरता से प्रत्येक चुनाव में जुटता है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के अनुभव की बात हो रही थी, निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेता बहुत अनुभवी है और इसीलिए कांग्रेस के अनुभवी नेता चरणदास महंत जी को कहना पड़ा था कि कांग्रेस में यह स्थिति कि कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे से नजर मिलाने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के नेता बड़े अनुभवी हैं, इसलिए कवासी लखमा जी को कहना पड़ा कि कांग्रेस की हार का यदि कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस ही जिम्मेदार है, कांग्रेस के नेताओं ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया। कांग्रेस के नेता इतने अनुभवी हैं कि आदरणीय चरणदास महंत जी को बिलासपुर के सीट के ऊपर कहना पड़ता है कि मेरी प्राथमिकता तो लोकल थी लेकिन आला कमान ने निर्णय लिया। कांग्रेस के नेता इतने अनुभवी हैं कि मंच से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को चुनौती देने का काम करते हैं और जनक भाई आपके अनुभव को बता रहे ना, जनता भी तो जाने, आपके अनुभव को देखा है और आपके अनुभव को जनता ने इतने करीब से देखा है कि 5 वर्षों में क्या स्थितियां बनी रही। आपने जो वादे किए, जो घोषणा किए, राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं तो जनता तो लगातार पूछती रही। अब राहुल गांधी से भी पूछेंगे कि आपका कितना अनुभव था कि आपने वादा किया कि छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को प्रतिमाह 500 रुपए देंगे, ये आपका अनुभवी था, 5 साल में 1 रुपया नहीं दिया। आपका अनुभव था कि आपने कहा था कि भैया विधवा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, आपका अनुभव था कि आपने ठगने का काम किया, 1 रुपया नहीं दिया। आपने कहा था 4 सिलेंडर गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त देंगे, 1 भी नहीं दिया, ये आपके नेताओं का अनुभव था कि ठगने का काम किया, 1 भी माताओं बहनों को नहीं दिया। आपका अनुभव था कि रेडी टू ईट की बहनों का रोजगार छीनने का पाप किया। फाइनल कमेंट लेके इस चर्चा को खत्म करेंगे अनिल जी। और हमारे दोनों पक्षों की बात बंधन के तहत 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते। ठीक, चलिए आ गई उमेश जी, बात आ गई। हम ये जानना चाह रहे थे, जैसे कि आज का विषय था लाठी का जवाब क्या मोदी दे पाए हैं और वो जवाब किस तरीके का है, एक टिप्पणी सुन लेते हैं अनिल जी। देखिए मोहन जी, बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, वो आत्मविश्वास से दुगनी है, उसने काम भी खड़ा किया है, केंद्र सरकार ने एक विश्वास भी जीता है।
लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शिल्पी जी, मैं उनके एक सलाह देना चाहूंगा कि पार्टी को अपने मुद्दों पर ना फिर से विचार करना चाहिए। आपने अदानी का मुद्दा उठाया, खुद आपकी सरकार ने यहाँ उनको ठेके और खदान दे दिए, महाराष्ट्र में भी राजस्थान में भी दिए। आपने सावरकर का मुद्दा उठाया, जिस महाराष्ट्र में आप सालों तक राज किए सावरकर के मुद्दे पर, इंदिरा गांधी ने डॉक टिकट जारी किया सावरकर पर, आप उन्हें गद्दार बता रहे थे। और तीसरी बात, जिस कांग्रेस ने नारा दिया था जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, आज वो कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है। और आपके राहुल गांधी जो पीएम कैंडिडेट है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं कि कौन पिछड़ा वर्ग है और कौन जनरल। तो कांग्रेस क्या करे, और ये पढ़े लिखा समाज है। आप मत भूलिए कि ये 1960 और 65 का भारत नहीं है, ये भारत अब पढ़ा लिखा भारत है। यंग वोटर्स आ गए हैं, वो इन मुद्दों पर अब नहीं जाना चाहते हैं। तो महंगाई जैसे मुद्दे कांग्रेस को उठाने चाहिए, उस पर आंदोलन करने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मुद्दों पर यदि कांग्रेस ज्यादा अच्छे से फोकस करेगी तो वो सीटें ज्यादा जीत पाएगी। ठीक है, तो मुद्दों की लड़ाई जो बन पड़ी है उस पर कांग्रेस को सोचना विचारना पड़ेगा, लेकिन चुनाव सर पर हैं, ऐसे में क्या कुछ हो पाएगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बस्तर में मोदी ने डंका बजाया है, इसका क्या असर होगा, इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस बनाएगी और राहुल जब आएंगे तो क्या जवाब देंगे, इस पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। उमेश जी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।